Very good evening to all of you. I hope you all are doing very fine. आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जान लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जहां मैंने बताया था कि पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में काफी करोड़ों वर्षों के बाद पहुंची है। पहले पृथ्वी में सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और बाद में धीरे धीरे इनमें शिफ्टिंग हुई। क्या उसके रीजन थे वो सब हमने पढ़े थे। देखिए, उसी थ्योरी को एक प्रकार से आधार प्रदान करती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी की थ्योरी हमें क्या कहती है? ये थ्योरी देखिए हमें ये कहती है कि जब संपूर्ण पृथ्वी हमें नजर आती है, जो स्थल मंडल लिथोस्फेयर हमें नजर आता है, वो एक्चुअल में बहुत सारे विशाल भूखंडों में बटा हुआ है और उन्हें ही हम प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जैसे पृथ्वी हमें नजर आती है, वो पृथ्वी एक्चुअल में बहुत सारी प्लेट्स में बटी हुई है और वो फ्लोट करते रहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी का स्थल मंडल है वो फ्लोट करता रहता है। ये प्लेट्स कभी एक दूसरे के नजदीक आती हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं, और इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है। आगे इसके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि जो ये प्लेट शब्द है इसका अर्थ क्या है। और अगेन अब तक तो आपको इस बारे में पता लग गया होगा कि ग्रीक लैंग्वेज से सबसे ज्यादा हमने वर्ड्स डिराइव किए हैं ज्योग्राफी में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज के टेक्टोनिकोस शब्द से डिराइव किया गया, जिसका अर्थ होता है बिल्ड, यानी कि किसी ना किसी चीज का निर्माण करना। तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है वो भी यही कहती है कि जो पृथ्वी का बाहरी हिस्सा हमें नजर आता है वो बहुत सारे भूखंडों से बना है, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। और एक्चुअल में इन प्लेट्स की जो एक एवरेज मोटाई मानी गई है वो 100 किलोमीटर के आसपास, 100 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई मानी गई है। और ये सभी आपस में मूवमेंट करती रहती है और इसी मूवमेंट की वजह से बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं, लाइक वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, माउंटेन बिल्डिंग होती है और बहुत सारी चीजें हैं। अभी आगे आप इस सेशन में आप पढ़ेंगे। देखिए, ये चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। जे टूजो विल्सन वैज्ञानिक थे। 1965 में सबसे पहले इन्होंने ये वर्ड यूज किया प्लेट। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी 2 साल के बाद किसने दी? प्रोफेसर डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। तो थ्योरी किसने दी है? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया है टूजो विल्सन। अब जो दो शब्द मैंने अभी इससे पहले बात कर रही थी ना, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर की मैं बात कर रही थी और जस्ट उसके नीचे वाली जो लेयर है दैट इज एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? वही स्थल मंडल का वह हिस्सा जिससे प्लेट बनी है, जो मूवमेंट करता रहता है। अब ये लिथोस्फेयर बना किस किस से मिलके है? क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा। आप ज्योग्राफी के बच्चे हैं और अब तक आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। मैंने बताया था पृथ्वी 3 पार्ट्स में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पूरा का पूरा क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, उससे मिलके बना है हमारा लिथोस्फेयर, जिसकी गहराई लगभग 100 किलोमीटर है और यही मोटाई है हमारी प्लेट्स की। और क्योंकि हल्के पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है तो इसलिए डेंसिटी काफी कम है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये फ्लोट करता है, तैरता है। किसके ऊपर तैरता है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। एस्थेनोस्फेयर किससे बना है? मेंटल के निचले हिस्से से। मेंटल का ऊपरी हिस्सा तो किसके साथ जुड़ा हुआ? क्रस्ट के साथ, जिसने निर्माण किया लिथोस्फेयर का। और मेंटल का जो निचला हिस्सा है, बिल्कुल जो विस्कस फॉर्म में है, जिसमें मैग्मा चैम्बर है, ठीक है, वो आपका एस्थेनोस्फेयर है और उसी के ऊपर लिथोस्फेयर फ्लोट करता है। ये बेस है स्टूडेंट्स, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इतना पता होने के बाद ही आप आगे चल पाएंगे। देखिए, इस डायग्राम में आपको दोनों चीजें नजर आ रही है ना। ये क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये लिथोस्फेयर हो गया। और इसके जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये है एस्थेनोस्फेयर। इसके ऊपर ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो मूव करता है। ठीक है, इन दोनों, इस वाली लेयर को हमने क्या बोले? लिथोस्फेयर। और जो ये वाला हिस्सा है वो है एस्थेनोस्फेयर। डायग्राम्स बनाइएगा, डायग्राम जितने बनाएंगे उतना आपको क्लैरिटी भी आएगी और उतना पेपर चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो अब हमने ये तो चीजें हमें क्लियर हो ही गई ना
कि लिथोस्फेयर से हमारी प्लेट्स बनी है, लिथोस्फेयर बना है क्रस्ट और अपर मेंटल से, जो लोअर मेंटल है वो एस्थेनोस्फेयर, और उसके ऊपर एस्थेनोस्फेयर के लिए हिंदी में वर्ड यूज होता है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, जो कि प्लास्टिक की तरह है ना, विस्कस फॉर्म में, और उसी के ऊपर फिर मूवमेंट हमारी प्लेट्स की होती है। अब लिथोस्फेयर की प्लेट्स हैं कितनी कितनी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से कई भागों में बांटा है। सबसे अधिक जो हम मानते हैं वो है ली पिचोन के द्वारा किया गया वर्गीकरण। ली पिचोन ने 1968 में 6 प्रमुख और 9 गौण, 9 माइनर और 6 मेजर प्लेट्स में पूरे पृथ्वी को, पूरे लिथोस्फेयर पाइचुट से बांटा था। जो मेजर प्लेट्स हैं बच्चों को देख लीजिए, अफ्रीकन, अमेरिकन, अंटार्कटिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, पैसिफिक प्लेट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन को कई बार इंडो ऑस्ट्रेलियन भी लिखा जाता है, क्योंकि जो इंडिया है वो इसी का पार्ट है। ठीक है, हम इंडियन से, हमें जरूर पता होना चाहिए, कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि भारत किस प्लेट का हिस्सा है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन भी लिख देते हैं इसे, अगर ऑस्ट्रेलियन भी लिखोगे तो भी इसी में आता है भारत। ठीक है, तो ये सारी तो मेजर प्लेट्स हैं, और फिर है आपकी माइनर प्लेट्स। माइनर में आपका आ जाता है अरेबियन, बिस्मार्क, कैरिबियन, कैरोलिना, कोकोस, जुआन डे प्यूसा, नाज़का, फिलीपाइंस एंड स्कोशिया। यहाँ पे आपको सब नजर भी आ रही होंगे ना, यूरेशियन दिख रही जो मेजर है। आप दो अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हो, एक में आप मेजर प्लेट्स दिखा दीजिएगा, दूसरे में आप माइनर दिखा सकते हो। अगर एक में आप दिखा सकते हो तो वो आपकी मर्जी। ठीक है, यूरेशियन यहाँ है, ये पूरी अमेरिकन है, अलग अलग लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, लेकिन ये पूरी एक ही प्लेट है ना। ये यूरेशियन आ गई, ये इंडियन है, इंडियन और ये ऑस्ट्रेलियन, ठीक है ना, ये भी एक ही है। अफ्रीकन है, ये अंटार्कटिकन है, और आपकी पैसिफिक है यहाँ पे, देखिए ये रही यहाँ पे पैसिफिक ओशन, ऑफ कोर्स वो आपकी पैसिफिक है। सबसे बड़ी प्लेट भी बच्चों यही है, ये आपको याद रखना है ना। ये एक एक नंबर के प्रश्न ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, आप बैठोगे किसी भी आप इंटरव्यू को आप फेस करते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती है। पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है वो सबसे बड़ी है। तो देखिए इस चीज से आप इस चीज को भी क्लियर कीजिएगा कि जो प्लेट्स हैं वो सिर्फ आपके भूमि के हिस्से में नहीं है, जहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन की बात कर लीजिए, तो ओशियन है ना, ये भी अपने आप में प्लेट है ना। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी होती हैं और ओशनिक प्लेट्स भी होती हैं। तो ये डिवीजन किया था कुछ। ये जो छोटी प्लेट्स वो आपको दिख रही होंगी, ये फिलीपाइंस की है ना, ये कैरोलिना है, ये बिस्मार्क है, तीनों साथ साथ में है। फिलीपाइंस ऊपर है, फिर कैरोलिना है, फिर बिस्मार्क है, ये आपकी जुआन डे फ्यूका आपको दिख रही है। नाज़का काफी फेमस है, पूछ लिया जाता है कई बार नाज़का किन दो के बीच में है, तो एक और इसके साउथ अमेरिकन है, एक और इसके जो है वो पैसिफिक वाली प्लेट है। ठीक है ना, ये स्कोशिया आ गई, दिस इज अरेबियन, तो ये पूछ ली जाती है। कैरिबियन है यहाँ पे ना, कोकोज है साथ साथ में, जैसे कि कैरिबियन कोकोज नाज़का साथ में है, फिलिपाइन कैरोलिना बिस्मार्क साथ में है, तो इस टाइप से आप इनको याद कर लीजिएगा, मजा आएगा याद करने में, मुश्किल नहीं। ये अगेन जो भी आपको डायग्राम अच्छा लगे आप देख सकते हैं। ली पिचोन की हमने बात की थी ना कि 6 मेजर प्लेट्स उन्होंने बताए थे और 9 माइनर प्लेट्स बताई थी, लेकिन क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ कि क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा सा कंपटीशन पे भी रहता है, तो ये चीजें पूछ ली जाती हैं। डब्ल्यू जे मॉर्गन ने कितने भागों में बांटा था, तो उन्होंने मेजर तो उन्होंने भी 6 ही बताई, लेकिन माइनर उन्होंने बढ़ा दी कितनी, 14। सिर्फ आप नंबर याद रख लीजिए। और स्ट्रॉहलर ने कितनी बताई है, 12 प्लेट्स। इनके कोई मेजर और माइनर का उन्होंने नहीं डिवीजन किया, इन्होंने टोटल 12 प्लेट्स बताई, ये याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं प्लेटों की विशेषताओं की, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो मैंने आपको भी पीछे बता ही दिया कि प्लेट्स जो है वो कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, जैसे कि आपकी ये अमेरिकन प्लेट्स ये कॉन्टिनेंटल है, और आपकी जो है ओशनिक प्लेट्स भी हो सकती है लाइक पैसिफिक। और फिर क्या है, सबसे बड़ी जो है वो पैसिफिक है, ये भी मैंने बता दिया, सबसे बड़ी जो प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट। उसके अलावा क्या है कि जितनी भी प्लेट्स हैं उन सभी का एक पोल ऑफ रोटेशन होता है, एक घूर्णन ध्रुव रहता है, एक ऐसा सेंटर पार्ट रहता है इनका जिसके चारों ओर ये मूव करती हैं, यानी कि ये इस तरफ भी जा सकती हैं, इस तरफ भी जा सकती हैं, इस तरफ भी जा सकती हैं, और इस तरफ भी जा सकती हैं, है ना। ये अपने चारों ओर मूवमेंट कर सकती है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है प्लेट, नो, वो अपने चारों ओर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। और क्या विशेषता है इनकी कि जो प्लेटों की गति है, जो उनकी दिशा है वो स्थायी नहीं है, हर एक की स्पीड भी अलग अलग है ना।
सभी की स्पीड जो है वो अलग अलग है। और क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रही होती है तो कई बार वो एक दूसरे के दूर भी जा रही होती है। ठीक है, और इनकी विशेषताओं में आप इनकी गहराई बता सकते हो, जो कि लिथोस्फीयर की जो गहराई ऑफ कोर्स वो वही प्लेट्स की भी गहराई है, दैट इज 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर का आप एवरेज इसमें लिख सकते हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी विशेषता वो यही है कि जितने भी जियोमॉर्फिकल फिनोमेनाज है, लाइक वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक्स है, माउंटेन बिल्डिंग्स हैं, ये मोस्टली जो है वो प्लेटों के किनारों पर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, जो भी प्लेट्स के किनारे हैं ना, यहाँ पे एग्जाम्पल अभी आगे भी आएगा, यहाँ भी बता देती हूँ, जैसे कि अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, भारत इसी का हिस्सा है, इसके ऊपर यूरेशियन प्लेट है। तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती है, यूरेशियन इस तरफ सरकती है और ऑस्ट्रेलियन ऊपर की तरफ जाती है, तो बीच में माउंटेन कौन से बने, हिमालयास, है ना, अभी और आगे आएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। जो हमें मेनली बताना है वो है प्लेट बाउंड्रीज एंड मार्जिन्स। दो शब्द आ रहे हैं, देखिए, बाउंड्रीज एंड मार्जिन्स। मार्जिन का मतलब क्या है, जहां पे एक प्लेट जो है वो अ, समाप्त हो गई, लाइक दोबारा से मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको, मान लीजिए यही देख लीजिए, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की ये जो प्लेट है वो यहाँ पे समाप्त हो गई, तो ये जो लाइन है, दिस इज अ लाइन, ये जो लाइन है वो इस प्लेट का मार्जिन है, वो इस प्लेट का किनारा है। लेकिन बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री का मतलब है दो प्लेटों के बीच का वो हिस्सा जिसमें प्लेट मूव करती है, मूवमेंट है ना प्लेट में, तो बाउंड्री अपने आप में एक जोन है, वहां पे ये प्लेट भी सरक के आ सकती है और ये प्लेट भी, लेकिन जो मार्जिन है वो सीमा रेखा है किसी भी प्लेट, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। अब हम बात कर लेते हैं जो कि मैकेनिज्म समझाएगा पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स का आपको, प्लेट मूवमेंट्स की, कि किस प्रकार मूवमेंट होगी, किस किस प्रकार की होगी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट मोटा मोटा देखिए, फिर आगे डिटेल में है। डाइवर्जेंट जब एक दूसरे से दूर जा रही है, एरो के निशान से क्लियर है ना, डाइवर्जेंट यानी कि डिस्टेंस बढ़ा रही है एक दूसरे से, डी को डी से याद रख लीजिएगा, डाइवर्जेंट डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कन्वर्जेंट एक दूसरे के नजदीक आ रही है, सी से कपल याद रख लीजिएगा, सी से कपल, एक दूसरे के नजदीक आ रही है, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आ रही है। और ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे के नजदीक भी नहीं आती, दूर भी नहीं जाती, एक दूसरे के सहारे जस्ट शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, डाइवर्जन मैंने बताया जब एक दूसरे से अवे दूर जाएंगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, क्योंकि जब एक दूसरे से दूर प्लेट जाएंगे तो बीच में मैग्मा आके भर जाएगा जो नए स्थल मंडल का निर्माण करेगा, इसलिए हम उसे कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलते हैं, वो नए नए लैंडफॉर्म्स को कंस्ट्रक्ट करता है। जो डिस्ट्रक्टिव रहेगी वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को क्या रहते हैं, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो जो बीच का हिस्सा होगा वो उसका वो विनाश कर देंगे, तो इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव कहलाती हैं प्लेट्स। और कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म जब बिल्कुल एक दूसरे के साइड वेज से वो निकल जाएंगे, ठीक है, एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन या डाइवर्जेंट बाउंड्री, दोनों का मतलब एक है। डाइवर्जेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, देखिए यहाँ ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो क्या होगा, जो बीच में एस्थेनोस्फेयर का मैग्मा होगा वो इस खाली हिस्से को भरने के लिए ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो बीच के हिस्से में नई स्थल परपटी का निर्माण होगा, इसीलिए हमने इसे क्या बोला है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, नई भूमि का निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गई ये चीज। जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाएंगी तो बीच का हिस्सा खाली हो जाएगा और उस खाली हिस्से को भरने के लिए एस्थेनोस्फेयर की जो मैग्मा चैम्बर है वो आके बीच में भर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, नई परपटी का निर्माण होता है। आपने जितने भी भ्रंश घाटियों के बारे में पढ़ा है ना, फोल्ट वैलीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, रिफ्ट वैलीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने मिड ओशनिक रिज के बारे में पढ़ा होगा, मिड अटलांटिक रिज के बारे में आपने सुना है, इन सभी का निर्माण इसी के द्वारा, आपको मैं अभी आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये जो है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में, देखिए ये प्लेट इस तरफ चली गई, ये प्लेट इस तरफ चली गई, बीच में क्या बन गया, रेड सी,
गैप आ गया ना, रेड सी बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पे निर्माण हुआ है, ये पूरी भ्रंश घाटी है, ठीक है ना, इसका निर्माण ऐसे। तो याद रखिएगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से आपकी रिफ्ट वैलीज बनेंगी और आपकी मिड अटलांटिक ओशन रिज भी ऐसे ही बनी है, जो आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं, ठीक है ना। ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, बीच में जो है ये अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीच में ये जो आप एस शेप देख रहे हो ना, रिच एस, अटलांटिक ओशन की शेप तो वैसे एस की ही है, और बिल्कुल उसी के पैटर्न पे हमारी मिड अटलांटिक ओशन रिज का भी शेप एस शेप है। ये कैसे बनी है, देखिए ये प्लेट इस तरफ चली जाती है, ये प्लेट इस तरफ चली जाती है, तो बिल्कुल समुद्र के नीचे की जो तलहटी है वहां के एस्थेनोस्फेयर से लावा बाहर आता है और लावा ऊपर आके जमता चला जाता है, तो ये पूरा लावा से ये पूरी रिज बनी है, ठीक है, ये पूरी रिज जो आप देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का, जब बाउंड्रीज जो प्लेट्स वो दूर जाती हैं। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जब प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आएंगी, कन्वर्जेंस होगा उनमें, ठीक है। जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, दूसरे के नजदीक आएंगी, तो डिस्ट्रक्शन करेंगे, इसलिए इन्हें डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बोलते हैं। अब ये तीन प्रकार का से जो है ये कन्वर्जेंस होता है, कैसे, अगर दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल है, समझ रहे हैं आप, अभी हमने यही पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल भी होती हैं प्लेट्स और ओशनिक भी होती हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा, कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है महाद्वीपीय और ओशनिक का मतलब महासागरीय। तो जब दोनों की दोनों प्लेट्स जो है वो कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीपीय है, देखिए तो ये इस तरफ से आई, ये इस तरफ से आई, क्योंकि लैंड का हिस्सा है, तो जो बीच का हिस्सा था वो क्या बन गए, माउंटेन। बीच का हिस्सा क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया, है ना। कहाँ जाएगा फिर लैंड मास, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, दोनों आपस में टकराए तो फोल्ड पड़ गए। फोल्ड के बारे में पढ़ा था ना हमने, जब प्रेशर पड़ेगा दोनों ओर से तो बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो क्या बन जाएंगे, माउंटेन। कब बने, जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अगर दोनों ओशनिक प्लेट है, ये ओशनिक है और ये भी ओशनिक है, तो क्या होगा, ट्रेंचेस बनेंगे। ट्रेंचेस क्या होते हैं, ट्रेंचेस का मतलब होता है समुद्र के अंदर खाइयां, समुद्र के अंदर भी खाइयां होती है ना। इसमें क्या होगा, जब एक ओशनिक प्लेट और दूसरी ओशनिक प्लेट आएगी, दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगी, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो एकदम से नीचे की तरफ चली जाएगी, सबडक्शन हो जाएगा उसको, ये वर्ड याद रखिएगा, सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन के पास ही एक वर्ड आएगा, भी आगे भी आएगा, बेनियोफ जोन। सबडक्शन जोन का मतलब जब भी दो प्लेट टकराएंगी, तो जब एक प्लेट नीचे की तरफ धंस जाएगी तो सबडक्शन जोन कहलाएगा। वो सबडक्शन जोन में जाके क्या होगा, वो प्लेट का जितना भी मटेरियल है वो पिघल जाएगा, पिघल के क्या बन जाएगा, लावा, और फिर वो ऊपर की तरफ जाके किसको क्रिएट करेगा, वल्केनोस को। ये पीछे नहीं था ना, जब हमने कॉन्टिनेंटल की बात की तो वहां ये वर्ड नहीं आया था, ये वर्ड तभी आया है जब दो प्लेट टकराएंगे और एक प्लेट का सबडक्शन हो जाएगा, है ना, एक प्लेट एज इट इज रह जाएगी, दूसरी उसके नीचे धंस जाएगी अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ आई है ना, अंदर की तरफ आके इसका पूरा मटेरियल जो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके ऊपर की तरफ जाके वो किसका निर्माण करेगा, वल्केनो का। और यहाँ पे किसका निर्माण किया है, ट्रेंचेस का, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरा इसमें रहेगा वो रहेगा जब एक ओशनिक हो और एक कॉन्टिनेंटल, जैसे कि ये ओशनिक है, ये कॉन्टिनेंटल, अगेन वैसा ही है, क्योंकि मैंने बताया कि ओशनिक भारी होगी तो वो फिर से सबडक्शन होगा, सबडक्शन होने के बाद नीचे फिर से मेल्ट हो जाएगी, मेल्टिंग के बाद ऊपर जाके किसका निर्माण करेगी, वल्केनोस। और जहां पे सबडक्शन हुआ है वहां किसका निर्माण करेगी, ट्रेंचेस का, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के आपके कन्वर्जेंस रहते हैं। और जो तीसरा आपका है वो बता ही दिया था मैंने, कंजर्वेटिव, जिसको हम पैसिव भी बोलते हैं, जिसमें दोनों की दोनों प्लेट एक दूसरे के सहारे से निकल जाएगी। तो सिर्फ इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, इसमें हल्के फुल्के फोल्ट पड़ जाते हैं, भ्रंश, अभी आगे दिखाऊंगी भी एग्जाम्पल इसका, भ्रंश पड़ जाते हैं, या जो इनके किनारे होंगे ना ये वाले, यहाँ पे भूकंप आते हैं, ठीक है। सिर्फ ये एक्टिविटीज होंगी, या तो फोल्ट बन जाएंगे या इनके किनारों के ऊपर भूकंप आएंगे। तो ऐसा ही एक जो फोल्ट है वो कैलिफोर्निया में है, देखिए ये एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है, और जो इसके बीच में बना हुआ है इसे हम बोलते हैं सैन एंड्रियोस फोल्ट, कैलिफोर्निया में है ना। ये जो प्लेट है वो क्या, इनके मूवमेंट कैसे होते हैं इन प्लेट्स की, ये ना तो एक दूसरे के नजदीक आती, ना एक दूसरे के दूर जाती है, एक दूसरे के सहारे सरक जाती है।
और उस सरकने से जो इनका मटेरियल था उसमें इस प्रकार की दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर ये बनता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कॉजेज क्या हैं। जो सबसे प्रमुख कारण है स्टूडेंट्स वो तो यही है कि थर्मल कन्वेक्शन। आप सभी पानी बॉयल करते हैं, चाय बनाते हैं, आपने देखा होगा ना कि जब हीट बहुत ज्यादा होती है, जब वो बॉयल होने लगता है पानी या चाय या दूध जो कोई भी चीज, तो उसमें फिर आपको लहरें नजर आती है ना, बिल्कुल सेंटर में उबाल आके फिर वो उबाल दोनों तरफ चला जाता है। समझ रहे हो आप? तो यही फिनोमिना है पृथ्वी में। पृथ्वी के अंदर जो है वो हीट है, मेंटल के अंदर मैंने बताया ना मैग्मा चैम्बर है। वो इतनी ज्यादा जब हीट होगी तो क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर जो बढ़ के वो उसको करंट्स को ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है ना, जो करंट्स है वो हमारी ऊपर की तरफ मूव करेंगी और ऊपर की तरफ मूव होके फिर वो एक दूसरे के दोनों तरफ चली जाएंगी। समझ रहे हो? जब दोनों तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लेट एक दूसरे के दूर जाएंगी। और मान लीजिए सेम ऐसे ही एक तरंग यहाँ से उठी है इस प्रकार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेट एक दूसरे के नजदीक आएंगी, यहाँ नजदीक आ गई और इस सेक्शन में एक दूसरे से दूर चली गई। डायरेक्शन देख रही है ना आपको? कन्वेक्शन तरंगों की वजह से क्या होगा, प्लेट एक दूसरे के नजदीक भी आ जाएंगी और दूर भी चली जाएगी। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो हीट जनरेट करता है। उसी हीट की वजह से संवहन तरंगे बोलते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, संवहन तरंगे ऊपर की तरफ उठेंगी, तो जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वहां पे जो है प्लेट्स भी मूव करेंगी दूसरे के अपोजिट, जहां पे इनका कन्वर्जेंस होगा वहां पे दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो ये रीजन है मेनली। तो दूसरा सबसे प्रमुख तो देखिए वही, उसके अलावा एक दो और हैं, जैसे कि हम रिजेस की बात कर रहे थे ना, ओशनिक रिजेस की मैंने आपको बताई भी थी, मिड अटलांटिक रिज। तो जितनी भी रिजेस हैं पृथ्वी में, जितने भी हमारे भूवैज्ञानिक वो ये मानते हैं कि सभी के सभी जो रिजेस हैं उनका जो उनके अंदर जो मैग्मा जो लावा के जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, वो उनके सेंटर में सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे कि ये। और यही रीजन है कि रिज सेंटर में सबसे अधिक ऊंची होती है, जबकि जब दोनों ओर हम जाएंगे तो उसकी गहराई जो है वो कम होती चली जाती है। और इसी वजह से जो इसके किनारे होते हैं, जैसे कि ये वाला किनारा है ये और ये वाला किनारा है, दोनों किनारों के ऊपर क्या होता है, ग्रेविटी पैदा हो जाती है। और इस ग्रेविटी की वजह से दोनों ओर जो है वो प्लेट्स खिसक जाती है। ठीक है, सिंपल सा फिनोमिना कि रिज जो है वो ज्यादा ऊंची रहती है, रिज में पदार्थ ज्यादा होता है, दोनों तरफ जो है वो कम होता है, और दोनों तरफ ग्रेविटी की वजह से प्लेट जो है वो सरक जाती है। और आप इसमें बता सकते हो एक और रीजन, आप बता सकते हो कि जो स्लैब पुल, आपने एक वर्ड सुना होगा, देखिए यहाँ भी लिख रखा है स्लैब पुल। स्लैब पुल में सिंपली यही चीज है कि जब भी ग्रेविटी की वजह से सरकेगी प्लेट, तो प्लेट जब जहां पे जाके उसका सबडक्शन होगा, सबडक्शन करते ही वो प्लेट को अपने साथ नीचे की तरफ मूव कर देगी। ग्रेविटी और जो ये सेकंड थर्ड आपका स्लैब पुल, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जैसे ही प्लेट के अंदर वेट बढ़ेगा और प्लेट नीचे की तरफ, मटेरियल जब नीचे की तरफ जाएगा तो प्लेट्स को भी अपने साथ नीचे की तरफ खिसका लेगा, सारे मटेरियल को वो अपने साथ खींच कर ले जाएगा। तो ये प्रमुख रीजन है। लास्ट सेक्शन जो इसमें आपका आ जाता है टॉपिक में, वो आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या क्या सिग्निफिकेंस है इस एक थ्योरी से, हमें किन किन चीजों का पता लगता है। देखिए सबसे बड़ी चीज तो यही है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए एक आधार दे दिया है ना। पहले ये थ्योरी आई थी, याद है ना आपको, 1912 में दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने, और 1924 में इसका अनुवाद हुआ था। प्लेट टेक्टोनिक्स तो उसके बहुत बाद में आई, 1960s के दशक में आई है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने के बाद जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी थी, उसको भी एक बल प्रदान हुआ है। उस थ्योरी को भी लोग मानने लगे कि हाँ वो थ्योरी भी कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से सारी की सारी जितने भी ये प्लेट्स थी आपस में, ठीक है ना, ये प्लेट एक दूसरे से दूर गई, इसलिए पैंजिया जो था वो टूट गए। ठीक है, उसके अलावा माउंटेन बिल्डिंग को ये बताती है, बताया ना मैंने कि जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के नजदीक आएंगी तो जो इनके बीच का हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ उठ के किसका रूप धारण कर लेगा, माउंटेन्स का। तो माउंटेन बिल्डिंग को इस थ्योरी ने बताया है। बहुत सारे आपके फोल्डेड माउंटेन्स है, जैसे कि आप हमारे हिमालयाज हैं, एल्प्स माउंटेन है यूरोप के अंदर, बहुत से ऐसे माउंटेन हैं जिन जो वो क्यों बने,
वो हमें ये इस थ्योरी की वजह से पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे ये दो प्लेट टकराई होंगी और इनकी वजह से ये माउंटेन बन गया होगा। मैंने आपको हिमालय का तो एग्जाम्पल दे ही दिया ना कि जो है आपकी यूरेशियन प्लेट और नीचे की ओर से इंडो ऑस्ट्रेलियन दोनों टकराई और बीच में हिमालयाज बने। तो ऐसे ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत सारे माउंटेन्स को। वल्केनिक एक्टिविटी को इन्होंने बताया बताया ना, मैंने बताया था कि जब सबडक्शन जोन हो जाएगा, सबडक्शन जोन में जो हैवी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ चली जाती है, मोल्टन जो रॉक होगी वो क्या बन जाएगी, पिघल के मैग्मा, मैग्मा ऊपर की तरफ राइज होगा और फिर वल्केनोज होंगे। तो वल्केनोज ज्यादा क्यों आते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन की हमने बात की थी, मैंने वल्केनोज जब आपको पढ़ाए थे मैंने आपको रिंग ऑफ फायर बताया था, अग्निवल है जो पैसिफिक ओशन के चारों ओर है। उसका रीजन ये है वल्केनोज बहुत ज्यादा आते हैं, वहां पे भूकंप भी ज्यादा आते हैं, भूकंप भी इसी से जुड़ा हुआ है ना। जो ये जोन होता है ना जहाँ पे प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, ये लगभग इसका 45 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है ना। ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने एंगल पे सबडक्शन होगा, तो मोस्टली 45 डिग्री के एंगल पे सबडक्शन होता है। इसी जोन को हम बेनियोफ जोन भी बोलते हैं। बेनियोफ जोन वो जोन है जहाँ पे गहरे भूकंप आते हैं, तो यहाँ से भूकंप भी आते हैं, तो भूकंप को भी एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। उसके अलावा देखिए हॉटस्पॉट थ्योरी भी है जिसे हम प्लूम थ्योरी भी बोलते हैं। प्लूम थ्योरी का मतलब या हॉटस्पॉट थ्योरी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे स्थान हैं पृथ्वी के अंदर जहाँ पे मेंटल का जो भी मोल्टन मटेरियल है वो ऊपर की तरफ एक गुब्बारे की तरह आता है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो वो गुब्बारे की तरह आता है और जो एक स्तंभ की तरह वो फिर हमें नजर आता है, ठीक है ना। और जो भी स्थान, प्लेट का जो भी स्थान इस हॉटस्पॉट के ऊपर स्थित है, जैसे कि ये स्थान, वो जो स्थान बिल्कुल जो हॉटस्पॉट के ऊपर स्थित है, वहां पे धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद वल्केनोस आते रहते हैं। बहुत से ऐसे स्थान थे जिसके बारे में हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज्यादा वोल्केनोज आ रहे हैं, तो फिर इस चीज को एक्सप्लेन किया इस थ्योरी ने कि कहीं ना कहीं उनके नीचे जमीन में क्या है, हॉटस्पॉट, जहाँ पे एक बैलून की आकृति बनी हुई और जो है टाइम टू टाइम वहां से मैग्मा रिलीज होता रहता है ऊपर की ओर, इसलिए एक चेन ऑफ वल्केनोज हमें नजर आती है कुछ विशेष स्थानों पर, हर जगह ये नहीं होते, ठीक है ना। तो जो सबसे अधिक जो होते हैं ये वल्केनिक जो ये रीजन्स हैं, हॉटस्पॉट्स, ये सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, जो आपकी रिजेस हैं, जो कि मैंने जैसे मिड अटलांटिक रिज भी आपको बताई थी, जितने भी आपकी महासागरीय रिजेस हैं, रिजेस को हम कटक बोलते हैं हिंदी में, वहां पे सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ये चीजें हैं बच्चों, यहाँ भी देख सकते हैं ना आप, ये रहा, ये हॉटस्पॉट्स है ना, हॉटस्पॉट के जस्ट ऊपर आपको देखिए ये हवाई आइलैंड के बारे में दिखा रखा है, ये इतने सारे यहाँ पे जो है वो नजर आते हैं हमें वगैरह। और लास्ट हम इसमें बता सकते हैं अर्थ की मूवमेंट के बारे में भी, तो हमें पता लगा ना जैसे जैसे प्लेट मूव करते हैं जिन जिन दिशाओं में, तो अर्थ मूवमेंट्स भी हमने पढ़ी थी ना, एपिरोजेनेटिक पढ़ी थी, ओरोजेनेटिक पढ़ी थी, जिसमें फिर हमने फर्दर डायस्ट्रोफिज्म, फोल्ड, फोल्ट, ये सारा पढ़ा। जैसे यहाँ देखो आप, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रही है, ये क्या पड़ गए, फोल्ड, फोल्ड बन गए ना, इसी इन्हीं फोल्ड से फिर आगे क्या बने हैं, माउंटेन बन गए। तो अर्थ मूवमेंट्स की जानकारी हमें इस थ्योरी से होती है। लास्ट देख लीजिए क्रिटिसिज्म, हर एक थ्योरी का क्रिटिसिज्म होता है ना। इससे पहले जो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी उसके भी क्रिटिसिज्म हमने पढ़े थे, तो इसमें भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। लाइक बहुत सारे विद्वान ऐसे कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो सी है उसका जो तल है वो स्प्रेड कर रहा है। हैरी हैस नाम के वैज्ञानिक ने ये थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि वो जो है वो स्प्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ कैलकुलेशंस जो हमने की है वो हम ये देखते हैं कि महासागरीय जो तल है वो, देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये कहता है कि सी फ्लोर स्प्रेड तो करता है लेकिन उसका विनाश भी होता है, तो जितना वो स्प्रेड करता है उतना ही उसका विनाश भी होता है, इसलिए जो पृथ्वी है वो ऐसी चीज रहती है। लेकिन जो वैज्ञानिक उन्होंने ये कहा है कि भी कैलकुलेशंस अगर हम करके देखें तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की दर है वो उसके विनाश की दर से कहीं ना कहीं ज्यादा दिखती है, इसलिए एक्चुअल में जो पृथ्वी का हिस्सा है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं बढ़ रहा। तो ये एक पहला पॉइंट है। उसके अलावा जो सबडक्शन प्रोसेस मैंने बताई ना, सबडक्शन मैंने बताया था कि जो हैवी प्लेट होगी वो धंस जाएगी, है ना, फिर धंस के फिर वो मोल्टन रॉक बन जाती है उसकी।
तो ये सिद्धांत ने ये नहीं हमें बताया कि जो ये सबडक्शन के प्रोसेसेस हैं वो पैसिफिक ओशियंस तक ही ज्यादा क्यों सीमित रहे। ठीक है ना, ये जो पैसिफिक ओशियन के बारे में तो ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन जो बाकी हमारे वाटर बॉडीज हैं उनके बारे में ज्यादा ये थ्योरी हमें नहीं बताती। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ प्लेट्स भी ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है ना, कि एक ही प्लेट जो है वो विपरीत दिशाओं में जा रही, कभी वो ऊपर की तरफ जा रही, कभी नीचे की तरफ जा रही, तो इसके भी अधिक से साक्ष्य हमें नहीं मिले। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन मैंने बताया था ना कि जहां सबडक्शन जोन बनेगा ऑलमोस्ट वहीं पे बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन, व्हाट इज बेनी ऑफ जोन? दिस इज द जोन ऑफ डीप अर्थक्वेक्स, जहां पे बहुत गहरे भूकंप पैदा होते हैं। तो और ये मोस्टली कहाँ पैदा होंगे? जब एक प्लेट ओशनिक होनी बहुत जरूरी है ना। एक प्लेट ओशनिक होगी, दूसरी ओशनिक भी हो सकती है और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर दोनों की दोनों कॉन्टिनेंटल होंगी तो कोई धसेगी नहीं ना, वो तो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठ के क्या बनाएगी? माउंटेन। अभी हमने ये चीज क्लियर कर ली ना। वेन्यू ऑफ जोन तभी बनेगा जब सबडक्शन होगा। सबडक्शन किसका होता है? ओशनिक प्लेट का, ये भी चीज याद रखिएगा। तो जब ओशनिक प्लेट जहाँ पे सबडक्शन जिसका होगा वहां पे वेन्यू ऑफ जोन्स बनते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि सभी स्थानों पर वेन्यू ऑफ जोन हमें नहीं मिल रहे। लाइक उत्तरी अमेरिका है, वहां पे तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही हमें जोन, क्योंकि वहां पे भूकंप बिल्कुल नहीं आ रहे। ठीक, काफी सेफर एरियाज हैं तो वहां पे एब्सेंस क्यों है इसकी, इस बेसिस पे इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। नंबर ऑफ प्लेट्स पे जैसे पीछे पढ़ ही लिया कि कोई कितने प्लेट्स बताता है। लिपिचोन ने 6 और 9 बताई, स्टॉलर ने पूरी 12 बताई हैं, डब्ल्यू जे मॉर्गन जिन्होंने ये थ्योरी ही दी है उन्होंने 6 और 14 माइनर प्लेट्स बताई हैं। तो ऐसा क्यों है? तो लास्ट आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, वो आप बता सकते हैं माउंटेन बिल्डिंग के। कुछ स्थानों के माउंटेन बिल्डिंग को तो ये क्लियर कर देगी, जैसे कि हिमालयास को क्लियर कर दे कि भी हाँ वहां से यूरेशियन प्लेट आई, नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन आई और बीच में माउंटेन जो है बन गए। लेकिन पृथ्वी पे कुछ स्थानों पे बहुत से ऐसे माउंटेन्स हैं जिनका प्लेट टेक्टोनिक्स से कोई संबंध नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के कुछ हाईलैंड्स हैं, साउथ अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है, आप देखिएगा इसको मानचित्र में। ठीक है, साउथ अफ्रीका के ड्रैकनबर्ग पर्वत हैं, ब्राजील का सियरा डेल मांट है। ये ऐसे कुछ माउंटेन है जिनके बारे में आज तक पता नहीं लग पाया कि क्या रीजन रहा होगा इनके बनने का। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इसको जो है वो क्लियर नहीं कर पाई। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि वोल्केनोज मैंने बता ही दिया, अर्थक्वेक्स हैं, अर्थ की मूवमेंट है, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से ये थ्योरी हमें बताती है। तो बिल्कुल हम इसे पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।